Good morning, students. This is the third video of Chapter 1, The Living World. In the previous video, we were discussing about some characteristic features of living organisms. Characteristic features such as growth, reproduction, metabolism, consciousness, response to stimuli, and cellular organization. All these characteristics not only define living organisms, but they also differentiate living from non-living things. In this video, we will start with 1.2 diversity in the living world. Diversity का मतलब होता है variety. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, और अदर एनिमल्स और प्लांट्स. अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत वैरायटी दिखेगी. आप सारे प्लांट्स को काउंट करो, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, आपके पेट्स या फिर बाकी एनिमल्स जो भी आपकी सराउंडिंग में हैं, आप सबको अगर काउंट करोगे तो आपको बहुत वैरायटी दिखेगी. देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आइज, बट दे आर ऑल अराउंड यू. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. उन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज. ये तो हमने हमारे आसपास देखा, बट सपोज हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी वैरायटी भी ज़्यादा है और उनकी डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है. इसी तरह अगर हम इंडिया के बाहर अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब एरिया अगर हम बढ़ा दें हमारे ऑब्जर्वेशन का, तो ऑर्गेनिज्म का नंबर भी बढ़ेगा और उनकी वैरायटी और डाइवर्सिटी भी बढ़ती जाएगी. बिकॉज वर्ल्ड में बहुत डाइवर्सिटी है एनिमल्स और प्लांट्स की. If you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms. अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, अगर हम फॉरेस्ट को कंपेयर करें डेजर्ट से, तो कंपैरिजन में हमको ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स कहाँ दिखेंगे? फॉरेस्ट में, बिकॉज वहाँ पे प्लांट्स भी ज़्यादा हैं और प्लांट्स पे रहने वाले एनिमल्स भी ज़्यादा होंगे. सो डेंस फॉरेस्ट में हमको बहुत वेराइटी दिखेगी ऑर्गेनिजम्स की. Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. हर तरीके का प्लांट जो आप देखते हो, एनिमल जो आप देखते हो, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पर्टिकुलर स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है. द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. अगर हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो हम पूरी कैटेगरी की बात करते हैं. सपोज कैट एक स्पीशीज़ है और डॉग एक अलग स्पीशी है, तो अभी तक हमको 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हमने डिस्कवर किए हैं और आइडेंटिफाई किए हैं. लेकिन जो स्पीशीज़ डिस्कवर और आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं उनका काउंट भी इतना ही होगा, बिकॉज डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हम सारे स्पीशीज़ को डिस्कवर नहीं कर पाए. This refers to biodiversity or the number and types of organisms present on the earth. जितने भी plants और animals और living organism including microorganisms जितने भी अर्थ पर हैं उन सबको एक collectively term दे दी biodiversity. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, the organisms are continuously being identified. अभी भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे बाकी हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं. और ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है वैसे ही आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का बढ़ता जाता है और होता जाता है. एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. Now,
व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड, इतना बड़ा एरिया है वर्ल्ड में, इतने सारी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस इतनी अलग है, अलग अलग तरीके के लोग हर जगह पर रहते हैं, इतने सारे ऑर्गेनिज्म को सेम नाम देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो हिंदी में जिस एनिमल को हिंदी में शतरमुख बोलते हैं उसको बंगाली में उत्तरपाखी बोलते हैं एंड इंग्लिश में एज वी नो ऑस्ट्रिच बोलते हैं। सो इसी तरह से अगर सारी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग हम एनिमल्स या प्लांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो सबके बहुत अलग अलग नाम हो जाएंगे। इसीलिए एक कॉमन नेम देना इम्पॉर्टेंट होता है स्पीशीज़ को, ताकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम सबको पता हो। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. इसीलिए ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम देना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नाम से पहचाना जाए। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। एनिमल्स या प्लांट्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कर देते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम होता है, इस प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। ये नॉमेनक्लेचर तभी काम का होता है जब ऑर्गेनिज्म को हम पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दें, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्क्राइब कर दें, हैबिटेट, हैबिट्स एक्सेट्रा, सब कुछ अगर डिस्क्राइब करें और रिकॉग्नाइज करें, तभी हमको पता होता है कि ये पर्टिकुलर नेम किस स्पीशीज़ को दिया गया है। इस प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया हर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कराने के लिए। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सारे बायोलॉजिस्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया, इसीलिए वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नेम होता है। For example, Homo sapiens. Homo sapien is the universal accepted name of man. For plants, scientists' names are based on agreed principles and criteria, which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. ICBN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस करते हैं। You may ask, how are animals named? Animal taxonomists have evolved International Code of Zoologist Nomenclature. अब क्योंकि यहाँ पे zoologist आ रहा है तो यहाँ पर animals का नाम रखा जाता है, और ICBN में क्योंकि botanical आ रहा है तो वहाँ पर plants की naming होती है। The scientific names ensures that each organism has only one name. Scientific name से क्या इंश्योरिटी मिलती है कि सारे ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम से रिकॉग्नाइज किया जाए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। दे ऑल्सो ensure that such a name has not been used for any other known organism. एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है जो कि बाकी किसी स्पीशीज़ को नहीं देते, बिकॉज स्पीशीज़ के नेम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बायोलॉजिस्ट्स follow universally accepted principles to provide specific names to known organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. The system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक सेट ऑफ रूल्स को ध्यान में रखते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। सो दीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स आर केप्ट इन माइंड बिफोर नेमिंग एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम करने से पहले इन सेट ऑफ रूल्स को ध्यान में रखा जाता है। नॉमेनक्लेचर में स्पीशीज़ को जो नेम प्रोवाइड कराते हैं उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द जेनेरिक नेम एंड सेकेंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट।
सबसे पहला जो नेम होता है वो उनके जीनस का नेम होता है और सेकंड स्पीशीज का नेम होता है। इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को जहाँ पर दो नेम प्रोवाइड कराए जाते हैं एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर स्पीशी को, इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ये सिस्टम कैरोलस लिनेस ने दिया था and is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. इस सिस्टम को सारे बायोलॉजिस्ट ने कन्वीनियंट माना और सबने एक्सेप्ट किया। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. इसमें जो मैंजीफेरा है ये उनका जीनस है और इंडिका मैंगो का स्पीशीज है। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस while indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rules of nomenclature are. अब हम nomenclature के rules देखेंगे। ये rules बहुत important है। First, biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज के होते हैं और इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है ताकि इनको डिफ्रेंशिएट कर सके बाकी टेक्स्ट से। ये लैटिन लैंग्वेज इसलिए यूज़ करी जाती है इसमें बिकॉज ये अब डेड लैंग्वेज है, अब यूज़ नहीं होती। The first word in a biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithet. जो पहला नाम होता है, पहला component होता है nomenclature का, वो genus होता है and the second component is species name. For example, Homo sapiens. Homo sapiens is the nomenclature or the specific name given to humans. इसमें जो homo है वो genus है and the sapien is the species name. Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. इन दोनों नेम्स का लैटिन ओरिजिन बताने के लिए जब इनको हाथ से लिखते हैं तब इनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीशीज़ के नेम को अलग अंडरलाइन करेंगे, और जब इसको टाइप करते हैं या कंप्यूटराइज्ड करते हैं तब इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है बिकॉज फॉन्ट अलग करने के लिए, ताकि इनका लैटिन ओरिजिन पता चले। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with a small letter. फर्स्ट वर्ड जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और जो सेकेंड वर्ड है स्पेसिफिक एपिथेट जो है उसको हम स्मॉल लेटर से या लोअर कैप्स से लिखेंगे। As you can see in the example of Mangifera indica. Mangifera is the genus name. First letter starts with capital and indica is the specific epithet and the first letter of species starts with lower case. Name of the author appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name, and is written in an abbreviated form. Example, Mangifera indica Linn. Because Mangifera indica जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है इसको लिनेस कैरोलस ने दिया था, इसीलिए उनके नेम का इनिशियल इसके आगे लगता है। इससे ये इंडिकेट होता है कि किस ऑथर ने इसको आइडेंटिफाई किया। It indicates that this species was first described by Linnaeus. Now, since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ उनके स्पेसिफिक नेम से आइडेंटिफाई करना और उनको डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए एक क्लासिफिकेशन हर ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करा गया, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स। इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्क्राइब किया जाता है जिससे उनका रिकग्निशन बहुत ईजिली हो जाता है।
In the next video, we will talk about classification, taxa, taxonomy and systematics.